केजरीवाल सरकार की तमाम गलतियां जो है करती रही और बीजेपी उसको उजागर करती रही। उसके बाद चुनाव के टाइम में चाणक्य कौन था, इसका स्ट्रेटेजिस्ट कौन था जिसने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की छवि को डेंट करने में बहुत हासिल, मतलब 99.9% उनका निशाना बिल्कुल सटीक बैठा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। आज 27 साल बाद बीजेपी का सूखा खत्म हो चुका है, यानी कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। जिस तरीके से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दी और फिर उन्हें उन्हीं के गढ़ से जो है निकाल फेंका है, ये एक चौंका देने वाली खबर भी है, जिसको लेकर इस वक्त मेरे साथ हरिशंकर जी मौजूद है, जो कि भारत एक्सप्रेस में वरिष्ठ पत्रकार है। साथ ही उज्जवल मिश्रा जी भी मौजूद है, जो कि यहाँ पर पत्रकार है। अब सवाल ये है कि आखिरकार बीजेपी ने ऐसा क्या कुछ करा, एड़ी चोटी का जोर उन्होंने ज़रूर लगाया, लेकिन ऐसे क्या फैक्टर्स रहे कि वो 27 साल बाद दिल्ली में वापसी कर रहे हैं? इसी को लेकर आज बात करेंगे। जी सर, आपको क्या लगता है? देखिए, दिल्ली में बीजेपी केंद्र में पिछले 10 साल से है और दिल्ली में केजरीवाल हैं। केजरीवाल हमेशा आरोप लगाते हैं। अच्छा देखिए, उनके पॉलिटिक्स का स्टाइल है, वो छोटे नेता से को एड्रेस नहीं करते, वो सीधे मोदी जी की बात करते हैं। प्रधानमंत्री, एक राज्य का मुख्यमंत्री किसी मिनिस्टर लेवल के लोगों की बात नहीं करता, सीधे प्रधानमंत्री की बात करता है कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, ऐसा वो हमेशा करते हैं। दूसरी बात ये है कि बीजेपी को लग रहा था कि आखिर कहाँ कमी रह जाती है चुनाव, जो पिछले बार वो हारी। तो इस बार हुआ क्या कि पन्ना प्रमुख जितने थे, बूथ प्रमुख थे, सबको एकजुट किया गया, सबकी मीटिंग ली गई। हर महीने मीटिंग होती थी। उसके बाद पन्ना प्रमुख का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना। अगर एक बूथ पर 10 पन्ना प्रमुख हैं तो 10 का 10 अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या कि सारे पन्ना प्रमुख जो हैं एक दूसरे से जुड़ गए। उनके ऊपर उपाध्यक्ष, मंडल उपाध्यक्ष, मंडल में सचिव, उसके बाद मंडल में महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, ये मंडल की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस लेवल की तैयारी हुई, उसको काफ़ी कसा गया, मजबूत किया गया। उन लोगों से लगातार मीटिंग की गई, उन लोगों को समझाया गया कि आप लोगों के पास जाएं अगर अपने इलाके में, तो हर लोगों से संपर्क करें, उनके साथ चाय पिए, पानी पिए, उनसे बात करें, उनसे क्या कमियां रह गई वो पूछें कि बीजेपी आखिर क्यों हारती है चुनाव। इन सब पर उनके कार्यकर्ता लगातार चर्चा कर रहे थे। उसके बाद ज़िला लेवल पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम बढ़ाए गए, जो पहले कम थे उसको बढ़ाया गया। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को मजबूत करके ज़िला लेवल के कार्यक्रम को और बढ़ाया गया। उसके अलावा चुनाव के दौरान उसके बाद जो आम आदमी पार्टी की कमियां थी, गलतियां थी, उसको बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया। जैसे आपने देखा कि शीश महल इतना बड़ा मुद्दा बना कि वो सैकड़ों करोड़ का जो कथित शराब घोटाला था उससे भी आगे निकल गया और हर किसी की जुबान पे आ गया कि शीश महल का घोटाला, जबकि मामला 50 से 60 करोड़ का था, लेकिन लोगों की जुबान पे आ गया। शीश महल जैसा शब्द जो है तुरंत लोगों को कैची लगता है, तुरंत आ गया। तो ये मुद्दा को बीजेपी ने अपने हिसाब से लोगों के सामने पेश किया कि ये ऐसा आम आदमी कह के, और शीश महल में रहने की बात करते हैं, शीश महल में रहते हैं, घोटाला करते हैं, एक तरफ बहुत तरह के आरोप लगाए बीजेपी ने। उसके बाद भ्रष्टाचार जो है, केजरीवाल सरकार की भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा, सब लोग जेल में गए। तो पार्टी के नेताओं ने प्रमुखता से लोगों के बीच में जाके बताया कि एक भ्रष्टाचारी सरकार जो कहती है कि मैं ईमानदार आदमी हूं, मैंने पब्लिक के लिए बहुत काम किया, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। आपके गली मोहल्ले में उन्होंने शराब की दुकान खुलवाई जहां हमने कभी खुलने नहीं दिया। अब किसी के मोहल्ले में शराब की दुकान खुल जाए तो ये अच्छी बात नहीं मानी जाती कहीं भी। तो जो शराब घोटाला हुआ था उस समय जितने शराब की दुकानें अलॉट की गई, जहीं तहीं अलॉट कर दिया गया, किसी मोहल्ले में, किसी गली में। तो ये लोगों को बड़ा बुरा लगा और लोगों को लगा कि ये तो समाज को ख़राब करने की बात है। उसके बाद एक पर एक फ्री मिलने लगा, तो वो एक और मुद्दा उन्होंने भुनाया। तो केजरीवाल सरकार की तमाम गलतियां जो है करती रही और बीजेपी उसको उजागर करती रही। उसके बाद चुनाव के टाइम में बीजेपी ने क्या किया? चुनाव के टाइम में बीजेपी के दूसरे राज्यों के कई जो प्रतिष्ठित
और कई जो अनुभवी संगठन के लोग थे उनको बुलाया गया। वो हर बूथ पर जाके हर ज़िले में जा कर के, हर विधानसभा में जा कर के लोगों से मिलते थे, वहाँ की कमियां बताते थे, लोगों से क्या बात करनी है, आज अगर सभा हो रही है तो वहाँ किस मुद्दे को फोकस करना है वो बताते थे। उसके अलावा संघ का भी बहुत साथ मिला दिल्ली में, क्योंकि संघ जो है वो बीजेपी की जड़ है। ज़्यादातर नेता फ़क्र से कहते हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी रहे हों, बीजेपी के सब जितने बड़े नेता हैं, चाहे अमित शाह हों, सब बड़े नेता फ़क्र से कहते हैं कि हम संघ के हैं, संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी शुरुआत वहीं से हुई थी। तो संघ ने भी बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, संघ आमतौर पे किसी के बीच में जाके प्रचार नहीं करता। वो किसी को ये कहने नहीं, आपके घर में कोई आया संघ की ओर से कि बीजेपी को वोट दे दीजिए, नहीं। वो संगठनात्मक तौर पर लोगों के पास जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, कमियां क्या है, क्या करना चाहिए, कौन कैंडिडेट अच्छा है, इस पर बात करते हैं। लेकिन वो लोगों की नब्ज़ समझते हैं और संघ के कार्यकर्ता बताते हैं, संघ के नेता बताते हैं कि आप इन चीज़ों को फोकस करें, आपकी ये कमियां हैं, वो कमियां बताते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है, निंदक को रखिए आंगन कुटी छबाए। तो कई बार संघ जो है उस भूमिका में भी रहता है और फ़ायदा बीजेपी को मिल जाता है कि आप चाहे हम जो गलतियां कर रहे हैं हमको पता नहीं चलता, लेकिन एक तीसरा व्यक्ति अगर बताए तो हम अगर उसको अमल करें तो हम अपनी गलतियाँ सुधार लेते हैं। संघ का यही काम है। और दिल्ली में संघ के जो कार्यकर्ता हैं, उसके अलावा ABVP जो इनका विद्यार्थी परिषद है, स्टूडेंट विंग, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है दिल्ली में। तो उन्होंने भी बहुत मतलब जिसके इलाके में जो पड़ा उन्होंने भी अपना जिम्मेदारी निभाई। उसके अलावा बीजेपी के जो बड़े नेता थे सारे राज्य के मुख्यमंत्री उतार दिए। आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली के जिस इलाके में उत्तराखंड के लोग रहते थे, तकरीबन 36 रैलियाँ पुष्कर सिंह धामी ने किया, अकेले एक मुख्यमंत्री ने राज्य के। तो आप समझ लीजिए। अच्छा, जैसे संतनगर बुराड़ी में उत्तराखंड के काफ़ी लोग हैं, तो वहाँ पर पुष्कर सिंह धामी रैली करने के लिए चले गए। वहाँ उत्तरांचल के लोग हैं तो उत्तरांचल के नेता को उतारा गया। जहाँ पर जाट नेता हैं वहाँ पर जाट नेता को रैली में उतारा गया, उसके अलावा उस ज़िले में भेजा गया अलग से। तो बीजेपी की तैयारी जैसी थी। केजरीवाल बात कर रहे थे, पंजाब से बहुत सारे लोग ले आए, लेकिन दिल्ली में सारे पंजाबी नहीं रहते, लेकिन पंजाब से जितने लोग आए सब पंजाबी भाषा वाले आए। तो पंजाबी इलाकों में भी वो बहुत कुछ खास कर नहीं पाए। हाँ, वो भीड़ में दिखे, जैसे नई दिल्ली में, कालका जी में, हर जगह आपने देखा कि काफ़ी भीड़ रहती थी इनकी रैलियों में। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? 48 और 22, दुगुने से भी ज़्यादा का मामला हो गया। तो मुझे लगता है बीजेपी ने वो सारी सटीक प्लानिंग पहले से थी। और बैजयंत पांडा लगातार कई वर्षों से दिल्ली को देख रहे थे। इसके अलावा जो केंद्र के कई और नेता थे वो लगातार मीटिंग ले रहे थे। और जो डे टू डे डेवलपमेंट है, हर दिन आज दिन भर क्या हुआ उस पर उस इलाके का, चाहे उस ज़िले का जो प्रभारी है वो मीटिंग लेगा, वो कमियां बताएगा, उसको फीडबैक कोई और देगा। ऐसा नहीं है कि वो फीडबैक खुद तैयार कर रहा है। तो ये सब जो प्लानिंग थी वो आमतौर पे अरविंद केजरीवाल क्या इन भारत में बीजेपी को छोड़ कर के और कोई पार्टी नहीं करती है। तो मुझे लगता है यही सब प्लानिंग थी, सटीक प्लानिंग। और प्रॉपर किसको टारगेट करना, कैसे करना है, फिक्स टारगेट था। मतलब ये कहिए कि अर्जुन को जो सिर्फ मछली की आंखें दिखती थी, बीजेपी ने सिर्फ जीत को देखा और कुछ नहीं देखा। 27 साल से बीजेपी कोशिश कर रही थी, इस बार उनकी ये कोशिश कामयाब हो गई, दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या कारण आपको लग रहे हैं? आंचल, पूरे देश भर में अगर हम बात करें तो अधिकतर राज्यों में अब बीजेपी कहीं क्लियर मैंडेट के साथ है, मतलब पूर्ण बहुमत के साथ है। आमतौर पर बात करें लगभग 19 राज्यों में बीजेपी होगी। पूरे ओवरऑल बता रहा हूँ जहाँ बीजेपी है प्लस बीजेपी समर्थित सरकार है। प्रधानमंत्री के थर्ड टर्म में आई गेस जितने भी चुनाव हुए उसमें से एक झारखंड वाला और एक साउथ का हटा के शायद बीजेपी ने सारे चुनाव जीते हैं। दिल्ली चुनाव की अगर अब बात करें तो हर बार बीजेपी के चुनाव के बाद एक चाणक्य की बात होती है कि चाणक्य कौन था, इसका स्ट्रैटेजिस्ट कौन था जिसने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई। मुझे लगता है इस बार के दिल्ली चुनाव में मैं मानता हूं कि दिल्ली चुनाव का चाणक्य जो है वो JP नड्डा रहे। अब लोगों को इस पर
आपत्ति भी हो सकती है, हर बार अमित शाह होते हैं। इस बार मुझे लगता है अमित शाह मॉनिटर तो कर रहे थे, लेकिन जिम्मेदारी जेपी नड्डा के पास बड़ी थी। जेपी नड्डा को उन्होंने हर संगठन की मीटिंग हो, सारी मीटिंग हो, जेपी नड्डा खुद बहुत अंदर की सूत्रों से ये बात पता चली है कि जेपी नड्डा को बहुत क्लियर बोल रखा था कि आप फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि अमूमन ऐसा नहीं होता है। और राज्यों में आप देखोगे जब होता है तो अमित शाह बैठते हैं, प्रधानमंत्री भी उसमें बैठते हैं और फिर संगठन के लोग बैठते हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसा हुआ, आप देखो। और जेपी नड्डा की कई स्ट्रैटेजी काम आई, छोटी छोटी बता देता हूँ। जैसे जेपी नड्डा की एक स्ट्रैटेजी थी कि 256 बूथों पर एक सांसद काम करेगा दिल्ली के अंदर। ये स्ट्रैटेजी इतनी काम आई है कि आप देखो आज जो नतीजा आपको दिख रहा है दिल्ली के अंदर, ये बहुत अलग है। अच्छा, उसके अलावा दिल्ली ने क्या किया? जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं ना दिल्ली के अंदर बहुत है। आपने देखा होगा जब बीच में अमित शाह ने झुग्गियों के प्रधान से संवाद किया था, तो झुग्गियों में दलित वोट सबसे ज़्यादा होता है। मैं अपना बता रहा हूँ, जब मैं गया हूँ झुग्गियों में, लोगों से बात की है, तो उन झुग्गियों के लोगों ने, उनके मन में ये बैठ गया था कि केजरीवाल हमारी झुग्गी ख़त्म करा देगा, हटा देगा, सिर्फ मोदी जी बचा सकते हैं, वही यहाँ पे पक्का घर बनवाएंगे और वही यहाँ पे हमें मतलब उसके पैसे दिलाएंगे या घर दिलाएंगे, पक्का जो भी होगा वो दिलाएंगे। हुआ क्या ऐसा? क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि अगर केजरीवाल को पक्का करवाना होता तो 2 बार सरकार चला चुके हैं, अब तक मेरी पक्की हो गई होती, और अगर बीजेपी को हटवानी होती तो केंद्र सरकार में पिछले 3 टर्म से वो बैठे हुए हैं, वो अब तक मेरी झुग्गी हटा के हमें रोड पर ला चुके होते। तो एक तो ये वर्ग बैठा। दूसरा, एक और ऐड कर दूं, चुनाव से ऐन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चुनाव से ऐन वक्त पहले 1500 कुछ घरों की चाबी सौंपी गई थी। मतलब जहां झुग्गी, बीजेपी कहती है ना, जहां झुग्गी वहीं मकान, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद अशोक विहार इलाके में जो लाभार्थी हैं उनको चाबी सौंपी थी। आप कंटिन्यू करिए। तो ये तो झुग्गी वाला हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा था ना, वो ध्रुवीकरण हर बार हो जाता था। दिल्ली में 3-3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, 13% के आसपास मुस्लिम वोट है। इस 13% मुस्लिम वोट का 9 सीटों पर सीधा सीधा असर होता है। अब आप चुनावी नतीजे देखो, करावल नगर जैसी सीट देखो, बीजेपी के पास गई है, बड़े मार्जिन के साथ गई है। ये एरिया वो एरिया है जहां 2020 में दिल्ली के दंगे हुए थे। अब इन दंगों का प्रभाव अगर अभी तक होता, पिछली बार तो अरविंद केजरीवाल उसका फ़ायदा उठा ले गए, और अमूमन इन मुस्लिम वोटर्स का फ़ायदा जो होता है वो आम आदमी पार्टी के साथ ही जाता था। इस बार नहीं हुआ। बीजेपी ने वो ध्रुवीकरण की कोशिश की और उसमें बहुत हद तक सफल हुए। शायद इसीलिए कपिल मिश्रा जैसे नेता, विस्ट जैसे नेता की दिल्ली के अंदर जीत हुई है। तो ये एक बड़ा रीजन रहा ध्रुवीकरण का, जो मुस्लिम वोट बैंक का ध्रुवीकरण हुआ। उसमें आप ये कह लीजिए कांग्रेस भी थी मैदान में, उसमें कहिए AIMIM भी मैदान में थी, उस वजह से हुआ, वो एक अलग की बात है। एक और सबसे बड़ा रीजन जो मुझे दिल्ली के अंदर लगता है वो ये है कि बीजेपी बहुत हद तक सफल रही। बहुत हद तक क्या, बहुत अच्छा काम इस चीज़ में किया अपने राजनीतिक लिहाज से कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की छवि को डेंट करने में बहुत हासिल, मतलब 99.9% उनका निशाना बिल्कुल सटीक बैठा। वो चाहते थे शीश महल मुद्दा बने, लोगों के दिमाग तक गया। वो चाहते थे कि भ्रष्टाचार वाला मुद्दा बने, लोगों के माइंड में क्लिक किया। वो चाहते थे कि ये बने कि अरविंद केजरीवाल पहले आम आदमी थे, अब वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने लगे हैं, काफिला लेकर चलते हैं, लोगों के दिमाग में गया। आप किसी से भी दिल्ली के अंदर जब चुनाव के दौरान हमने बात की ना, लोग यही कहते थे, पहले तो ये आम आदमी था, अब देखो इतनी बड़ी गाड़ी लेकर चलता है, घर में इतने पैसे लगा दिए। यानी लोगों के दिमाग में क्लिक कर दिया। ये आसान बात नहीं है एक आम आदमी के दिमाग में बैठाल देना। ये बीजेपी ने बहुत अच्छे से किया, लोगों के दिमाग तक, आम लोगों तक पहुंचाया। और इसमें सिर्फ बीजेपी का हाथ नहीं है, जैसा कि भी सर बता रहे थे ना, असम तक के मुख्यमंत्री को दिल्ली के चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जहां जहां के मुख्यमंत्री प्रभावशाली हैं, हर एक जाति वर्ग पर सबका अपना पकड़ है। और योगी आदित्यनाथ की रैलियां दिल्ली के अंदर लगाई गई तो पता कौन से इलाके थे? पूर्वांचलियों के इलाके। मुस्लिम वोट बैंक जहां ज़्यादा है, ध्रुवीकरण की कोशिश वहां से हुई है। और अभी इसीलिए देखिए आप, प्रवेश वर्मा ने जब जीत दर्ज की तो आपने पढ़ा उन्होंने पोस्ट पे क्या लिखा? जय श्री राम। और इतना कहकर उन्होंने अपनी जीत का परचम जो है वो लहरा दिया। तो ये बीजेपी की जो ध्रुवीकरण की कोशिश थी, छवि को डेंट करने की कोशिश थी, जो उनकी छोटी छोटी स्ट्रैटेजी थी, जैसे झुग्गी झोपड़ियों वाली थी। ऑटो ड्राइवर्स, अरविंद केजरीवाल ने 10 लाख रुपए तक के बीमा तो था, वर्दी के लिए 5,000 रुपये साल में, बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए ऑटो ड्राइवर्स की ये ऐलान किया था। बावजूद उसके ऑटो ड्राइवर्स का वोट अरविंद केजरीवाल को नहीं मिला। उसकी बड़ी वजह रही कि 2 बार वो लोग झेल चुके हैं, बरत चुके हैं। उसके बाद अब इस बार ऑटो ड्राइवर्स का भरोसा डगमगाया और वो वोट नहीं मिला अरविंद केजरीवाल को, वो वोट भी बीजेपी को चला गया। और दिल्ली के अंदर आपको पता है ऑटो कितने हैं? 1 लाख। ऑटो ड्राइवर कितने हैं? 1.5 लाख। 1.5 लाख में मैं कह रहा हूं अगर इसका 60-70% वोट भी अगर निकल गया तो ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो बीजेपी के खाते में गया। तो ये कुछ बड़े फैक्टर्स हैं जिसने बीजेपी को 27 साल बाद उसका सूखा खत्म किया है और
बीजेपी को दिल्ली की गद्दी पर सौंपी है। गद्दी पर कौन बैठेगा, ये बीजेपी का नेतृत्व हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेता है। इस बार देखिए कौन आता है। दो कारण और मैं बता दूं, जो हम शायद हम लोग बातचीत करते रहे लेकिन वो रह गया। दो कारण देखिए, बीजेपी ने तैयारी एक और चीज़ की थी, जो केजरीवाल का जो यूएसपी है, समझ गई आप, जिसके लिए केजरीवाल जाने जाते हैं, फ्री वाला मामला। और बीजेपी ने प्लान ये किया कि इनकी जितनी योजना है सब लोग, सारे नेता, सारे कार्यकर्ता लोगों को जाके बताएंगे कि केजरीवाल की एक भी योजना हम बंद नहीं करेंगे। उसके अलावे जो वो हेल्थ सेक्टर के लिए कह रहे हैं कि सबके लिए हमने फ्री कर रखा है जो अस्पताल है, तो लोगों को पता है कि अस्पताल में फ्री का मतलब क्या होता है। वहाँ लाइन में लगें, दिन भर आपका निकल जाएगा और हो सकता है दूसरे दिन भी आप लाइन में आए कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का यही हाल है। तो बीजेपी का जो आयुष्मान योजना है, इनके कार्यकर्ता ने लोगों को जाके कहा, जो भाई आप लाइन में क्यों लगते हो, 5 लाख मोदी जी की ओर से आयुष्मान योजना का मिलेगा और पूरी फैमिली का इलाज कराओ, प्राइवेट में कराओ, सरकारी में कराओ, हमें कोई लेना देना नहीं। तो ये चीज़ें दूसरे राज्यों में लागू है, लेकिन दिल्ली में लागू अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया था, ममता बनर्जी ने भी नहीं वहाँ पर नहीं होने दिया। तो ये योजना भी लोगों के बीच जाके बताया गया। उसके अलावा इसके उलट और बीजेपी क्या क्या नई चीज़ें करने वाली है वो लोगों को जाके बताया गया। कार्यकर्ता बाकायदा लिख के लेके जाते थे कि क्या क्या बताना है लोगों को कि मोदी सरकार आएगी तो और क्या क्या आपको देगी। जल बोर्ड का जो है फिर से अच्छे ढंग से उसको किया जाएगा और पानी आपके घर में साफ़ देने की कोशिश करेंगे। अभी जो गंदा पानी आ रहा है उसके अलावा यमुना को साफ़ करेंगे, समय लगेगा, लेकिन यमुना जो पहले यमुना जो थी आज से 40 साल 50 साल पहले, वैसी वाली यमुना होगी। दूसरी बात कि एक और चीज़ है, जो अरविंद केजरीवाल, बीजेपी ने ऐसा नैरेटिव सेट किया, ऐसी प्लानिंग की कि केजरीवाल को ये डर लगने लगा मन ही मन कि कहीं हिंदू वोटर जो हैं, बीजेपी हिंदू की बात करती है, जय श्री राम होता है, तो ऐसा ना हो कि हिंदू वोटर हमसे छिटक जाएं, हमसे अलग चले जाएं। इसलिए वो चुनाव के दौरान मुस्लिम सीट जितने भी थे उस पर गए ही नहीं, एक आध छोड़ के। आप देख लीजिए दूसरे नेता चुनाव प्रचार करने गए, 13 सीट है और 6 पर डायरेक्ट टक्कर में वो डिसाइडिंग हैं, टोटल 13 पर वो प्रभाव रखते हैं और उस पर अरविंद केजरीवाल सिर्फ 1 पर गए, बाकी पर उनके दूसरे नेता गए। आतिशी गई, मनीष सिसोदिया जी गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं गए। तो वहाँ पर मुस्लिम मतदाता भी नाराज़ थे। आपको बताऊँ, इसकी चर्चा के आखिर में वो छेड़ना ज़रूरी है। अरविंद केजरीवाल शिगुफा छोड़ने में माहिर हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे इसमें बीजेपी से जीत का क्या है। बीजेपी के पास इस चुनाव में ऐसी नागमणि हाथ लग गई ना, पता है वो नागमणि क्या थी? नगर निगम हार जाना। जो मेयर का इलेक्शन हारी है ना बीजेपी, ये बीजेपी के लिए सबसे पॉजिटिव पॉइंट था। ये बात कहने के लिए लोगों तक पहुंच गई कि इनका तो सरकार भी है, इनका मेयर भी है, बावजूद उसके दिल्ली में काम नहीं हो पा रहे। ये बीजेपी के लिए सबसे पॉजिटिव रहा है। एक और पिछले चुनाव में जब बीजेपी हारी थी तो बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे दोस्त हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं, कांग्रेस में भी हमारे दोस्त हैं। तो एक पत्रकार होने के नाते तो बीजेपी के कार्यकर्ता कहते थे कि अच्छा हुआ कि हम नगर निगम हार गए, अब विधानसभा में चांस बन रहा है। और आप इतिहास देख लीजिए, जब जो पार्टी नगर निगम में रही है उसके खिलाफ माहौल रहा ही है, और बीजेपी नगर निगम से गई और देखिए सत्ता में है। आप इतिहास उठा के देखिए, बीजेपी जब नगर निगम में रही है वो विधानसभा का उसका संयोग ही नहीं बना, शुभ मुहूर्त ही नहीं निकला। एक चीज़ और बीजेपी के लिए पॉजिटिव हो गई, आखिरी में कहूँगा, बीजेपी के लिए एक चीज़ और पॉजिटिव ये हो गई, अरविंद केजरीवाल शिगुफा छोड़ते बोलते हैं ना, जैसे क्या होता है, आप किसी जंगल में खड़े हैं, आप वहाँ से चिल्लाइए शेर शेर शेर, तो हो सकता है 2-4 बार लोग एक बार आ जाएंगे। आप दोबारा चिल्लाओगे तो 10 लोग कम आएंगे, तिबारा चिल्लाओगे तो 5 आएंगे, लेकिन बार बार आप ये करोगे तो लोग कहेंगे इसकी तो आदत ही है, ये झूठ बोलते। अरविंद केजरीवाल के साथ वही हुआ है, वो शिगुफा इतना छोड़ते थे। अभी देखो आप चुनावों के जब रिजल्ट से कल उन्होंने क्या बोला कि 16 करोड़ 15 करोड़ रुपए मेरे विधायकों को जो मेरे उम्मीदवार थे, जीतने वाले थे, उनको ऑफर किए गए। आज वो दिख गई ना तस्वीर। उसके बाद आप देखो एलजी ने उनके पास एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम भेजी, एसीबी की टीम को जवाब नहीं दे पा रहे हो आप। ये उनकी एक स्ट्रेटजी है, वो हर बार काम नहीं करती है। ये शिगुफे हर बार आप देखो वो कितनी बार दे चुके। यूपी से योगी को हटा दिया जाएगा, वो एक शिगुफा था उनका। उसके बाद एलजी काम नहीं करने देता है, एलजी ने हमें फंड एलोकेट नहीं करा, केंद्र सरकार से फंड नहीं आया। चुनाव से ठीक पहले उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि युवा बहुत सारे हैं तो युवाओं को मेट्रो
फ्री कर देनी चाहिए युवाओं के लिए, 50% हम देंगे, 50% केंद्र सरकार दे। कई शगुफा छोड़ते छोड़ते वो ऐसे शगुफा उनके लिए उल्टे पड़ गए जो बीजेपी के लिए ब्रह्मास्त्र बन गए और बीजेपी के लिए वो संजीवनी के तौर पर काम किए, जिसका नतीजा आज आपको इन नंबर्स में दिख रहा है जो बीजेपी के पास 48-49 जो भी हैं वो सीटें उसके पास आ गई हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने लास्ट में अपना वैल्यू खुद ही खराब किया। वैल्यू क्या थी कि पहले अरविंद केजरीवाल बोलते थे तो मीडिया कर्मी भी, बाकी चैनल्स भी, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले भी उनको बहुत गौर से सुनते थे कि भाई कोई बड़ी बात होने वाली है। अब इधर पिछले 1 महीने से वो लगातार हर दिन, हर दूसरे दिन पहुंच जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये हो जाएगा, बीजेपी का ये बट जाएगा, बीजेपी आएगी तो तुम्हारी झुग्गियाँ तोड़वा देगी, संभल जाओ ऑटो वालों, सबको वो लास्ट में चेतावनी देते नज़र आ रहे थे। लोग समझ गए कि कहीं ना कहीं इनकी ज़मीन खिसक चुकी है और अब ये लोगों को डरा रहे हैं। और जनता समझती है, जनता को पता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या कहता है। हमने कल बोला था आपको, परसों बोला था कि अखिलेश यादव अगर चुनाव आयोग को गाली दे रहे हैं, अगर सफ़ेद चादर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो चुनाव मिल्कीपुर हार हैं। वैसा ही हुआ, अरविंद केजरीवाल भी ऐसा ही कर रहे थे। उनका बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा था कि खींच है कहीं ना कहीं, क्योंकि इतने बड़े प्रोफाइल से एक आदमी का लगातार अचानक से अर्श से फर्श तक का एक सफ़र होता है और एक फर्श से अर्श तक होता है, वो सफ़र उनका हो गया। तो उनको लगा कि अब मेरे पास कोई उपचार नहीं है, कोई चारा नहीं है और कोई उपाय भी नहीं है कि कैसे अब सत्ता में वापसी। तो उनका खींच दिख रहा था। बाकी नेताओं को पता था या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अरविंद केजरीवाल को पता था कि वो चुनाव हार रहे हैं। जी, कुछ कमियां आम आदमी पार्टी की थी जो उन्हें ले डूबी और कुछ योजनाएं बीजेपी की थी जो बिल्कुल निशाने पे लगी और वो दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल का बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने बोला कि वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अब देखना ये होगा दिल्ली की राजनीति में आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।